हेलो गाइस, आई होप ऑल आर यू फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द यूनिट नंबर 4 ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम 3 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड ऑल कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्लियर। और हम आपको कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करेंगे एट द यूट्यूब चैनल। तो आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द यूनिट नंबर 4 ईएमआई एंड एसी। ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले यूनिट के आपके पास दो चैप्टर हैं, एक है ईएमआई और एक है एसी, और हमने दोनों चैप्टर अलग अलग डिस्कस करने हैं। एंड दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर आल्सो। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने अगर मान लो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, मतलब वो अगर फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहता है या फिजिक्स की लाइन ऑप्ट करना चाहता है या ट्रेडिशनल कोर्सेज लाइक बीएससी को ज्वाइन करना चाहते हो, देन आपको इन फ्यूचर ये चैप्टर करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इस लेवल पे उसे अच्छे से करें एंड देन आपको फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। चैप्टर थोड़ा टिपिकल है और इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और एक सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में वो क्या है कि आपने इस चैप्टर को रिटन में करना है। जितनी ज्यादा इसकी रिटन प्रैक्टिस होगी इट विल बी गुड फॉर यू। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो इससे पहले मैं एक सिंपल सी डिस्कशन करता हूं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की डिस्कशन करता हूं इसमें। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड यूनिट था हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो हमने थर्ड यूनिट किया था वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो है क्या कि जैसे सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में तो हमने क्या किया था, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन कंसीडर किया था और उसके थ्रू जो फोर्सेस एक्सपीरियंस होती थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होती थी, वो हमने डिस्कस किया था। अब देखिए चार्ज पार्टिकल अगर कंडक्टर में है एट रेस्ट कंडीशन तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अगर ये चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या फ्लो करेगा, करंट आपके पास फ्लो करेगा। क्लियर। तो वो हमने स्टडी किया था किसमें, सेकेंड यूनिट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब यूनिट नंबर 3 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमने किस टाइप की डिस्कशन करी थी कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके साथ क्या लिंक करती है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है। तो ये तीनों चैप्टर हमने स्टडी कर लिए थे। बट यू नो वेरी वेल कि अगर एक चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है, जैसे मान लो एक कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है जैसे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी, और अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो यहां पे आपने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर कि एक तरह से आपने करंट को इंड्यूस करना है, मतलब क्या करना है, जनरेट करना है करंट को बाय द सम प्रोसेस। और वो प्रोसेसेस ही हमने डिस्कस करने हैं कि एक सर्किट के अंदर किस टाइप से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। तो जो फोर्थ यूनिट होगा वो करंट को इंड्यूस करने से रिलेटेड आएगा, और एसी अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसमें करंट क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। बिकॉज 10th लेवल पे आपने ये चीज डिस्कस करी होगी, एसी एंड डीसी। एसी क्या होता है, जिसमें करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है, मतलब आपके पास क्या था कि वहां पे करंट कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा था। अगर डीसी होता था तो डीसी क्या रहता है, कॉन्टिन्यूसली सेम रहता है। तो वो आपके पास डिफरेंस है, जस्ट एक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वेरिएशन स्टडी करनी है और ईएमआई में हमने करंट को इंड्यूस करने के बारे में स्टडी करना है। लॉजिकली चैप्टर है और इस चैप्टर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट जो इसका आर्टिकल है ईएमआई का, मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं।
फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है आपके पास कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है, इससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेन सरफेस है लाइक दिस, ये मैंने एक प्लेन सरफेस ले लिया, तो इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वही चीज आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था इन द गॉस थ्योरम, वी नो दैट कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो वो क्या था, ई एस कॉस थीटा, और वी कैन राइट ई डॉट एस, ये चीज थी। ऐसे ही आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बी, ई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बी से, बी एस कॉस थीटा, और वी कैन राइट बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर? तो इसमें है क्या कि जो एस है वो एरिया वेक्टर है, जो सरफेस के हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस टाइप से ये प्लेन कंसीडर कर लेता हूं, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से बाहर की साइड आ रही है, और एरिया वेक्टर मेरे पास क्या है, सरफेस के नॉर्मल है, जो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आपके पास क्या एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है। तो आपके पास ऐसे स्टडी होगा ये बी एस कॉस थीटा कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अब हमने क्या करने हैं, इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। क्लियर? स्पेशल केसेस में क्या आता है, जैसे केस नंबर 1 है मेरे पास, अगर मैं कह देता हूं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस, मतलब क्या आपके पास कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सरफेस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से पैरेलल होती हैं, और वी कैन से दैट टेंजेंशियल टू द सरफेस, अगर वो इस टाइप से पैरेलल है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सरफेस के ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो यही होगा, और आपके पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दीज आर पैरेलल टू द सरफेस, तो एंगल कितना फॉर्म होगा आपके पास, 90 डिग्री फॉर्म होगा। मतलब है कि इस टाइप से, लाइक अगर मैं यही सिचुएशन यहां पे शो करता हूं, तो आपके पास क्या है, इस टाइप से, लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दीज आर पैरेलल टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर तो क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मींस ऐसे नहीं कंसीडर करना कि अगर मैंने पैरेलल बोल दिया तो एंगल आप जीरो ले लोगे। पैरेलल का मतलब इस सरफेस के पैरेलल एरिया वेक्टर ही है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इस केस में आपके पास थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फाई बी क्या आ जाएगा आपके पास, बी एस कॉस 90, कॉस 90 क्या हो गया, जीरो, तो आपके पास यहां पे फ्लक्स क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा। क्लियर? ऐसे मेरे पास क्या होता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मेरे पास क्या होगा, व्हेन वी से कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस, कि मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से बाहर की साइड आ रही हैं, एरिया वेक्टर भी ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे हैं, देन दोनों में एंगल कितना फॉर्म होगा, आपके पास 0 डिग्री फॉर्म होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे डायग्राम में शो करता हूं, तो आपके पास सिचुएशन क्या है, ये मैंने सरफेस ली, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे हैं, और एरिया वेक्टर तो होता ही ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 0। तो आपके पास थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री, तो फाई बी क्या आ जाएगा, बी एस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगी, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, बी एस। क्लियर? तो मतलब क्या है कि जब नॉर्मल है देन देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू, और जब आपके पास पैरेलल है देन देयर इज अ मिनिमम वैल्यू। मतलब पैरेलल पे एंगल 90 बनेगा और परपेंडिकुलर पे एंगल 0 बनेगा। आपने इस चीज का ध्यान देना है। अब ना मैं यहां से क्या करता हूं, एक बेसिक टर्म डिफाइन करता हूं व्हिच वी कॉल एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, हमारे पास यूनिट 3 में आती थी। आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, बी एस, और कॉस थीटा वो मैंने जीरो ले लिया, थीटा जीरो कॉस जीरो वन, ये आ गया। तो आपके पास बी क्या होगा, फाई बाय एस। सो यू कैन से कि कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कितना फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जैसे डेंसिटी होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, तो उसी सेंस से मैंने यहां पे लिया है कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए मैं एसआई यूनिट डिस्कस करने जा रहा हूं फ्लक्स की। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, जो फ्लक्स है आपके पास उसकी एसआई यूनिट, मतलब इसके बारे में मैंने डिस्कशन करनी है टोटल। तो इसकी जो एसआई यूनिट आपके पास होंगी वो क्या होती है, वेबर। वेबर क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, और इसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और इसकी जो हमारे पास सीजीएस यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल, और इसे हम डिनोट करते हैं m स्मॉल x से। क्लियर। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो 1 वेबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁸ मैक्सवेल्स के इक्विवेलेंट होता है। बट ये जो रिलेशन है ना हमारे पास, ये बहुत कम यूज होती है। क्लियर। मेनली आपको इसके ऐसे ही पता होने चाहिए, सीजीएस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने किया था उसके आपके पास एसआई और सीजीएस दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइक वहां पे किया था ना 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। तो ये इसके एसआई होगी, ये इसके सीजीएस हो गए। अब मैं इसके एसआई डिफाइन करने जा रहा हूं कि आप 1 वेबर को कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है फाई इक्वल टू बी एस। फाई जैसे सिंपल ये ले लेते हैं कॉस थीटा, फाई का वैल्यू जो होगा वो 1 वेबर होगा। कब, जब बी मेरे पास कितना होगा, बी कितना होगा 1 टेस्ला, एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, और आपके पास एंगल कितना फॉर्म होगा 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सरफेस के क्या है, नॉर्मल है, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो आपके पास क्या होगा, जो फ्लक्स होगा थ्रू अ सरफेस, ठीक है, वो कितना होगा 1 वेबर होगा। कब, जब 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो एरिया कितने के साथ 1 मीटर स्क्वायर के साथ इंक्लाइन करेगा, मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी 1 टेस्ला, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर के साथ इंक्लाइन करेगा, कितने एंगल पे 0 डिग्री पे। और यू कैन से व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become normal to the surface, because when the magnetic field lines become normal to the surface then the angle will become 0। ठीक है, तो आप सिंपल सी ये चीज कह सकते हो कि आपके पास क्या होगा, फ्लक्स 1 वेबर होगा जब आपके पास B 1 टेस्ला होगा, जो एरिया 1 मीटर स्क्वायर के साथ इंक्लाइन करेगा कितने एंगल पे 0 डिग्री पे। मींस जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के क्या बन जाएंगी, पैरेलल, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन व्हिच यू कैन राइट। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास क्या आता है कि अगर मैंने इसके एसआई डिफाइन कर दिए वेबर, तो आपको पता है कि तो इसके क्या होंगे मेरे पास, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर। और याद रखना बी वेक्टर क्वांटिटी है और फाई स्केलर है। कैसे, क्योंकि आपको पता है ना फाई क्या है मेरे पास, बी एस कॉस थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना बी डॉट एस, एंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर होता है, तो फाई स्केलर होगा बट ये वेक्टर है बी। क्लियर। अब मैंने क्या करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने फाई का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है कि होगा क्या। आपको रिलेशन पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, बी एस कॉस थीटा, और यू कैन राइट बी ए कॉस थीटा, वो आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर। अब मैंने फाई का फाइंड आउट करना है, आपको पता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी आपके पास क्या आएगा, एफ डिवाइड बाय क्यू वी। क्लियर, इसको पुट कर दूंगा, फाई इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू वी एस।
थीटा को तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशन है, ये आ गया। फोर्स का क्या होता है m1 l1 t-2, एरिया का क्या होता है l2, चार्ज का क्या होता है a t, बिकॉज यू नो ना I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q क्या आएगा I इंटू टी, I मतलब एम्पियर, T मतलब कैपिटल T, तो ये आ गया। वेलोसिटी क्या होता है L t-1, तो यहाँ पे क्या हो गया T से तो ये T कैंसिल आउट हो गया और एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा m1 l2 t-2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a-1। सो दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर फाइव, और इसको ना याद रखने का एक सिंपलेस्ट मेथड है क्या, एनर्जी पर यूनिट करंट। क्योंकि देखो अगर आप देखो एनर्जी या वर्क का, मेरे पास क्या होता है m1 l2 t-2, तो ये वर्क का ही है हमारे पास और ये एम्पियर है, तो एनर्जी पर यूनिट एम्पियर या वर्क पर यूनिट एम्पियर मींस वर्क पर यूनिट करंट, ठीक है। वही चीज आपके पास क्या होगी फ्लक्स होगी। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बट एट अ टाइम अगर आप बनाना चाहो एग्जाम में बना सकते हो, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टू लर्न, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं और सबका अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लर्न करूं देन इट विल बी नॉट पॉसिबल। तो आपने सिंपल सी एक चीज याद करनी है कि हाँ की सिंपलेस्ट क्वांटिटीज का क्या होता है और उससे आप एट अ टाइम फॉर्म कर सकते हो, तो उससे गलत होने के चांसेस भी आपके नहीं होंगे। So m1 l2 t-2 a-1, so these all are the basics of this chapter EMI। तो आगे हम फर्दर इसमें क्या करेंगे, करंट को इंड्यूस करने के लिए कुछ लॉज के बारे में स्टडी करेंगे विच वी कॉल एज द फैराडे लॉ ऑफ EMI, एंड देन आफ्टर वी विल मूव फर्दर कि क्या क्या मेथड आपके पास हो सकते हैं करंट को इंड्यूस करने के, एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिनोमिना। क्लियर, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये सारा था अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट और वी कैन से अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, any doubt?